बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफ़सर सुल्ताना के एक और बहुत खूबसूरत नावल के साथ हाजिर हूँ। नाम है महताब आंगन में। वो बैक वक्त नादिया, नौरीन, अमरीन और फ़रीन की बाजी, अपिया, बज्जो और आपी थी। गोया वो इन सब बहनों में सबसे ज़्यादा बुर्दबार और कम गो थी। लेकिन दादी जान को न जाने उससे क्या बैर था। नाजुक सी लड़की के उठने बैठने, काम करने, गर्ज हर अमल पर टोक टोक कर सीधा और साथ साथ बुज़दिल भी बना दिया था। यही वजह थी कि वो पूरे 21 साल की होने के बावजूद नादिया की तरह जिद करना नहीं जानती थी, न नौरीन और अमरीन की तरह डैडी से घंटों गप लड़ा सकती थी। हत्ता कि फरीन जो उससे पूरे 6 साल छोटी थी, जब पटर पटर माँ से शादी के मौजू पर गुफ्तगू करती तो ज़किया अपना सर पीट लिया करती थी। है कमबख्त किस कदर बेहुदा हो गई है। पैकर को देखो, मजाल है जो कभी शादी का लफ्ज़ भी मुँह से निकाला हो। तुम्हारी ज़बान तो बेटी सब बहनों से नंबर ले गई है। वो आंखें निकाल निकाल कर उसे देखे जाती। अच्छा अम्मी, पैकर बाजी की सास तो बहुत खुश रहेंगी। सासों को ऐसी बहुएं बहुत पसंद आती हैं। वो ठिठाई से हंसी तो सभी बहनें मुस्कुरा दी। तुम्हारी सास तो निकाह होती ही फौत हो जाएगी। नादिया के दांत ज़्यादा ही खिले जाते थे। शायद हो भी जाते हों। वो चिलगोज़े छीलती हंस पड़ी। पहले ना हुई तो बाद में हो जाएगी। अपना तीर खाली तो ना जाएगा। वो एक कहकहा और लगाती तो ज़किया अपना सर पीटती हुई बावर्ची खाने में जा घुसती। जब उस पर किसी बात का असर ही ना होता था तो क्या कहती। पैकर को वो और ज़ोर ज़ोर से कौम अखवाही आवाज़ें दे डालती। कैसी बेज़ुबान बेटी थी। बाकी चारों बेहद ज़बान दराज, शौक और चंचल थी। फ़रीन को ज़्यादा ही नंबर ले गई थी। न खुद एक जगह बैठती, न दूसरों को चैन लेने देती। काम काज में चारों बहनें एक दूसरे के बराबर थीं, और जब से पैकर ने बीए किया था तो चारों उसे फालतू ही समझ बैठी थी। ज़किया ने उसके इम्तिहान में तो दखलंदाजी ना की थी, लेकिन जब से इम्तिहान ख़त्म हुए थे, बारी के लिहाज से जहेज में दी जाने वाली चादरों, तकियों और न जाने किन किन चीज़ों का ढेर ला जमा किया था। लेकिन उसे इन चीज़ों को बनाने काढ़ने की फुर्सत ही कम मिलती थी। भजिया, मेरी शर्ट सी दें, कल उधड़ गई थी। नादिया सुबह सुबह मुंह बसोरे आ खड़ी होती। बच्चों, मेरा कलम कहाँ है? अपिया, ज़रा प्लीज़ मेरा डायसेक्शन बॉक्स ढूंढ दें। बाजी, मैं आपका सैंडल पहन कर जा रही हूँ। सुबह चारों हंगामा मचा देती। वो कभी झंझला कर भी, कभी हंसकर प्यार से नाश्ता भी देती, काम भी करती जाती, अब्बा का सामान भी उनके हवाले करती, और सबको खुदा हाफिज कहकर अम्मी के साथ दोपहर का खाना पकाने, कपड़े धोने और बहनों के फैलाए हुए सामान को समेटती। ज़किया उसे हर कदम पर एक एक दुआ से नवाजती। वाकई वो थी भी लाखों में एक। शक्ल सूरत में तो उनकी सभी बेटियां एक से एक बढ़कर थीं, लेकिन सीरत सिर्फ इसी बेटी के हिस्से में आई थी, जिसका नाम उन्होंने पैकर रखा था। तरबियत का असर सिर्फ उस पर आया था, बाकी सब उल्टा ही करती चली आई थी। बचपन से लेकर अब तक पैकर ने माँ की फरमाबरदारी, बाप की अताअत और बहनों से मोहब्बत की थी। तकदीर की बात, ज़किया ने मांगने के बावजूद बेटे को ना पाया, लेकिन उसका उन्हें दुख भी ना था। अल्लाह ने उन्हें बेटियां इतनी प्यारी दी थी कि मुद्दतें हुई बेटे की ख्वाहिश भी दिल से निकल गई थी। पैसे की फरावानी थी। उस्मान साहब 3 अदद कोठियों के मालिक थे। किराया आता था, मुलाजमत भी करते थे। खूब गुजर बसर हो रही थी। पैकर अपने फालतू वक्त में मुसव्वरी किया करती थी। उस वक्त भी ब्रश संभाले न जाने कब से मसरूफ़ थी कि नादिया ने उसे अम्मी की किसी सहेली की आमद की इतला दी, जो बमाए साहबजादे के तशरीफ़ ला रही थीं। घर के सारे अफराद बेहद खुश नज़र आ रहे थे। ज़किया अपनी सहेली सफ़िया के आने के मकसद से बखूबी वाकिफ़ थी। जाहिर है, इतने सालों बाद कोई यूं आ धमके तो उसका क्या मतलब हो सकता है। उन्हें 100% उम्मीद थी कि पैकर को दुल्हन बनाने आ रही हैं। चारों बहनें माँ से गुफ्तगू के बाद बेहद मसरूर इधर से उधर भागी फिर रही थीं। अजीब धमाचौकड़ी मची हुई थी। पैकर पर दबे दबे फ़िक्रे भी कसे जा रहे थे। अमरीन खिलाफ मामूल बावर्ची खाने में घुसी ज़किया के साथ कबाब तल रही थीं। ज़किया जल्द से जल्द काम से फारिग होना चाहती थी ताकि सहेली से जी भर कर गुफ्तगू कर सकें। घर का काम देखने के लिए वो बावर्ची खाने से बाहर निकल आईं। यहाँ तो अभी आधा काम भी ना हुआ था। पैकर अपना ब्रश धो रही थी। बेटी, ये चुड़ैलें तो सारा दिन ही हा में लगा देंगी। तुम ज़रा अपनी निगरानी में तकिए और चादरों के खिलाफ लगा दो। ज़किया कह कर गई तो वो चादरें और तकियों के खिलाफ उठाए कमरे में दाखिल हुई। नौरीन झाड़ पोंछ में लगी हुई थी और फ़रीन हिस्ब दस्तूर खरबूजे खाए जा रही थी। खाने पीने के मामले में उसका जवाब न था। बाजी, पता है कौन आ रहा है? फ़रीन ने मुस्कुरा कर पूछा। खाला सफिया, वो बेहद नॉर्मल होकर बोली। और साथ में कौन आ रहा है? नौरीन पलंग पर लद गई।
खबर? हाय वही, ये खबर भाई आपसे कितने साल बड़े हैं? अमरीन अंदर आते हुए बोली तो वो बुरी तरह झेप गई। चारों बहनें पीछे लग गई थीं। अब घर के एक काम को भी हाथ ना लगाया था। मैं बताऊं, नौरीन हंसी, आपसे पूरे 7 साल बड़े हैं, डॉक्टर बनकर आ रहे हैं तो समझ लें। दौरा बेमकसद तो नहीं? वो वो बहन का मुंह ऊंचा करके बोली। शरारत से उसकी आंखें चमक रही थी। बदतमीजी ना करो। बावजूद कोशिश के वो चेहरे की मुस्कुराहट छुपा न सकी। न इन गुलाबी रंगों पर इख्तियार रहा जो पूरे चेहरे को अपनी लपेट में लिए हुए थे। लो भाई, ये तो बगैर देखे ही काम से गई। अमरी ने छेड़ा। देखा तो है, दोनों साथ साथ खेलते थे। वो इमली के पेड़ के नीचे बैठे अपना होमवर्क करते रहते थे, ये तितलियां पकड़ती थी। फिर जब तितलियां उड़कर उन्हें सताती तो खाबर भाई को मदद के लिए पुकारा करती थी, और वो दिलो जान से ये कहते हुए कि मैं आ रहा हूँ पैकर, इनका काम कर दिया करते थे। ये मुझे अम्मी ने बताया है। फरहीन ने कहा लगाया। मैं तुम दोनों की पिटाई कर दूंगी, वो मध्यम लमझम लहजे में खफगी का आंसर लिए हुए बोली। आप पिटाई करें या ठुकाई, हम तो ज़रूर कहेंगे, अमरीन चिल्लाई। और फिर तीनों ने जो उल्टे सीधे गीत अलापना शुरू किए तो उसने खिसकने ही में आप ये समझी। फिर शाम तक उसने इतने प्यारे प्यारे सपने देख डाले कि ज़िंदगी का हासिल बन गए। वो जो ख्वाबों को चंद लम्हों के लिए भी जहन में न रख सकी थी, आज पूरी शिद्दतों के साथ उसके मन में आ बसा था। वो न जाने क्या क्या सोचती रही। माजी, हाल, मुस्तकबिल, सब कुछ खूबसूरत था, बहुत शानदार, मुस्कुराहटों और खुशियों से भरपूर। उसने तो सुना था शादी में तो बड़ी दिक्कतें होती हैं, बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं, लेकिन उसकी शादी तो बहुत आसानी से हो रही थी। कौन कहता था कि माँ बाप बेटियों के बर तलाश करने खुद निकलते हैं? ये रिश्ता तो खुद चल कर आया है। या इलाही, कैसा करम है तेरा। वो मन ही मन में मुस्कुराती रही। मुस्कुराहटें थीं कि फूट पड़ रही थीं, होंठ थे कि खिले जा रहे थे। वो मुंह नीचा करके काम में लग गई। शाम को सफ़िया खाला माए खाबर आ गईं। दोनों सहेलियां बरसों बाद मिली थीं। खूब बातें हुईं। बेहद इसरार करके खाना खिलाया गया। बेहद कादिर मदारत हुई। उस्मान साहब ने खाबर से उसकी मुलाजमत और मुस्तकबिल के बारे में सारी तफसील पूछ डाली। खाने के बाद सब ड्राइंग रूम में आ गए। सफ़िया को घर का सलीका बहुत पसंद आया था। जब ज़किया ने बताया कि सब कुछ पैकर ही करती है तो उन्होंने बेहद प्यार से इस खूबसूरत सी लड़की को देखा जो हल्के जामुनी रंग के सूट में मलबूस खड़ी सबके लिए कॉफ़ी बना रही थी। अभी तक ज़ाहिर खुल्लम खुल्ला कोई बात ना हुई थी, सिर्फ ख्यालों की हद तक मामले तय हुआ था, इसलिए खासा मोहताज ज़रूर थी, लेकिन हर एक के साथ बोल भी रही थी। बेशक मुख्तसिर मुख्तसिर। सबको सबको कॉफ़ी थमाकर वो सफ़े की तरफ आई तो उन्होंने उसे प्यार से अपने पास बिठा लिया। नादिया और नौरीन तो खुद ही उनके पास घुसी जा रही थी। नादिया की ज़बान पूरी रफ्तार से चल रही थी। साल होने साली होने के नाते खबर को उल्टी सीधी सुनाकर हंसाई जा रही थी। 1 घंटा बाद बुजुर्गों ने नशिस्त बर्खास्त करने का फैसला किया तो पैकर भी साथ उठने लगी। बैठे क्या? नादिया ने उसका दुपट्टा खींचा। काबर भाई आपको देखना चाहेंगे। नौरीन ने आहिस्ता से सरगोशी की तो वो सुर्ख हो गई। दूल्हा भाई आपके दीदार की खातिर ही तो इतनी दूर से आए हैं, अमरीन ने इंकशाफ किया। काबर भाई मजीद तालीम के लिए आप कब जा रहे हैं? परी ने बेहद सलीके से सवाल किया। फिलहाल अम्मी गले में घंटी बांधना चाहती हैं, उसके बाद। वो शरारती अंदाज में मुस्कुराया। अरे वाह, फिर हमारा नेक पक्का। फरीन और अमरीन एक साथ चीखीं। हाँ हाँ ज़रूर, वो हंसा। बता देना कितना नेक लोगी, वरना वक्त पर। वो ज़ोर से हंसा। पैकर खुद ही सिमट गई। कोई लड़की पसंद आई? अब नादिया की बोलने की बारी थी और वो मजीद कुरेदना चाहती थी। आ गई, वो शौक लहजे में बोला। पैकर आप तो शायद बोलना ही भूल गई। वो पैकर की तरफ मुड़ा। बिल्कुल खामोश बैठी थी। इस वक्त सहमी सहमी सी। उसकी बहनें कुछ ज़्यादा ही बोली जाती थी अक्सर। कहीं कोई ऐसी बात ना कह दें जो उसके कदम भी ना उठ सकेंगे। मैं सुनती ज़्यादा हूँ, वो मुस्कुराहट से बोली। मुझे तुम सब बहुत याद आते थे। सुना है सीमा की शादी हो गई? अच्छा, कब? खबर ने आम गुफ्तगू शुरू की तो वो गुफ्तगू में हिस्सा लेने लगी। तुम्हें नहीं मालूम? तुम्हारी तो गहरी सहेली थी, बुलाती तो ज़रूर इल्म होता। अच्छा ही किया, वरना सारी देगें खाली हो जाती। वो सोफे पर हाथ रखकर दूसरे हाथ से सिगरेट पीते हुए बोला। ये तो बहुत कम खाती हैं, जब भी तो इतनी नाजुक सी हैं। यूं ही गपशप होती रही। ढके छुपे अल्फाज में सब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। पैकर दोबारा खामोश हो गई थी। नादिया बोलने में पेश पेश थी। कह पर कह लग रहे थे। नादिया अपने होने वाले बहनोई की पुरवकार शख्सियत से बेहद मरूब थी। किसी का उठने को दिल न चाहता था। रात ज़्यादा बीती तो पैकर उठ खड़ी हुई और सभी अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए।
खबर ने आस्तीन हटाकर टाइम देखा तो 1:30 बज रहा था। आधी रात तो बीत गई। अगर पैकर ने ना उठाया होता तो बंदे सुबह कर देते। वो मुस्कुराया। पैकर ने एक बार फिर मुस्कुराहट से जवाब दिया और कमरे से बाहर निकल आई। बाकी बहनें भी खुसर पुसर करती चल दी। नादिया ने मुड़कर खाबर को देखा और फिर कमरा दिखाने वो पीछे बोली, शब खैर खाबर भाई। उसने कमरे के नज़दीक पहुंचकर कहा, शब खैर। उसने अपना मजबूत हाथ आगे बढ़ाया। होने वाला बहनों ही था। नादिया ने भी बड़ा तकल्लुफ नर्म नर्म हाथ आगे कर दिया। फिर वो गर्मजोशी से हाथ हिलाकर अपने कमरे में चला गया और नादिया बहन के पास। सुबह नाश्ते पर सभी मौजूद थे। खूब कहकहे लग रहे थे। जकी और सफ़िया अपनी अपनी जगह पर बेहद मुतमईन सी नजर आ रही थी। नाश्ते के बाद दोनों बरामदे में बैठ गईं। नादिया और फरहीन काबर को एल्बम दिखाने लगी। अमरीन और नौरीन पैकर के साथ दो बच्ची खाने में घुस गईं। नाश्ते पर बहुत सारा वक्त ज़ाया हो गया था और अब 1 बजे तक खाना तैयार करना था। शाम में उन्हें और कहीं जाना था। दोपहर के खाने के बाद सफ़िया को आराम करने की आदत भी थी। सब चीज़ें जहन में रखे हंस हंस कर दोनों बहनें पैकर के साथ तेज़ तेज़ काम कर रही थीं। कल से मैं 2 दिन के लिए जमीला के यहाँ जाऊँगी। सफ़िया ने आहिस्ता आहिस्ता बालों में कंघा फेरते हुए कहा। जुमेरात को वापस जाना है। नहीं नहीं, अभी तुम हफ्ते तक मेरे पास रहो, फिर कहीं जाना। जुमेरात को जाने का खब सवार हो गया है। खाबा को अगले महीने अमेरिका जाना है। मुस्कुराकर जकिया को देखने लगी। 1 महीना पड़ा है, 15-20 रोज यहाँ गुजार लो। जकिया उनकी बात का मतलब समझ तो गई थी, लेकिन लड़की की माँ थी और अनजान बनना रिवायतों में शामिल है, रिवाज का एक अहम हिस्सा है जो दिल भी ना चाहे निभाना पड़ता है। कैसा अच्छा रिश्ता क्यों ना हो, जरा खुशामिद करवाई जाती है और कुछ नहीं तो कम से कम जवाब देते में वक्त लगाया जाता है। महीना तो बहुत कम है, शादी की तैयारियां भी करना है। तुम राजी हो जाओ तो मैं खबर का निकाह कर दूं। वो झिझकते हुए बोली, परदेश में लड़कों को तन्हा भेजना ठीक नहीं। देखो, तकल्लुफ ना करना। जकिया के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। खुशी थी, बेटी का बोझ सर से उतर गया था। उनकी सांसों में ठहराव था, सुकून था, करार था। मुस्कुराहट छुपाने की भरपूर कोशिश में उन्होंने तेजी से पान चबाना शुरू कर दिया। उनकी बेटी पैकर थी ही ऐसी, काबिल सुघड़ कि देखने वाला पहली ही नज़र में अपनाने की ख्वाहिश जाहिर कर देता। उन्हें तो रात भर का इंतज़ार ही खिल रहा था। उनकी तमन्ना कितनी आसानी से बाहर आ गई थी, ये बात उनके लिए तसल्ली का बाइस थी। तुमने जवाब नहीं दिया जकिया। देखो, मेरे पास वक्त का मसला है और तुम मेरी बड़ी गहरी सहेली हो, इसलिए इंतज़ार न करवाना। क्या जवाब दूँ? लड़कियां तो एक दिन जाने ही के लिए होती हैं। उस्मान साहब से मशवरा कर लो, ज़रूर कर लो। नादिया मेरे ख़ाबर को बहुत पसंद आई है। मुझे तो पैकर बहुत पसंद थी, लेकिन क्या करूँ, ज़िंदगी तो ख़ाबर को गुजारना है और फिर साल भर का तो फ़र्क है। वैसे अगर तुम पैकर की शादी पहले करना चाहो तो मैं अगले साल ख़ाबर को बुला लूँगी, या फिर टेलीफोन पर निकाह हो जाएगा। मैं तो बस तुम्हारे हाँ सुनने आई थी। नादिया बहुत शौक लड़की है। ख़ाबर कहता है, ज़िंदगी में कभी बोरियत नहीं होगी। अब सफ़िया अपनी धुन में बोले जा रही थी और सकिया सांस रोके मुंह फाड़े सुन रही थी। यकीनन सकिया को बहुत ज़बरदस्त जहनी धचका लगा था। वो उनकी सब बेटियां प्यारी थीं, लेकिन पैकर हर लिहाज से मुकम्मिल थी, सीरत में भी और सूरत में भी। कहीं भी तो झोलना था। उन्हें तो यूँ लगता था जैसे उनकी ये बेटी कोई आसमानी मखलूक थी। ऐसे हादसे की उन्हें कब उम्मीद थी। इतनी पुरानी दोस्ती न होती तो वो सफ़िया को खरी खरी सुनाकर उसी वक्त रुखसत कर देती। आज शाम को बात कर लेना उस्मान भाई से, मुझे हर सूरत जुमेरात को जाना है। अच्छा, वो मरी मरी आवाज़ में बोली, कुचले कुचले जज्बात को छुपाने के लिए खामख्वा ही दूसरा पान मुंह में रख लिया था। दोपहर के खाने के बाद सभी अपने अपने कमरों में चले गए। अलबत्ता ज़किया मुस्तरिफ से अपने शौहर के कमरे में जा पहुंची। वो आदत के मुताबिक किसी किताब की वारकरदानी में मसरूफ़ थे। ज़हे नसीब, आज सोने को खैरबाग कह आईं। किताब उन्होंने मेज़ पर रख दी और उठकर बैठ गए। ज़रूरी बातें बेवक्त ही की जाती हैं, वो घबराहट से बोली। आई सी, मुबारक हो। सफ़िया की आमद के मुतालिक वो शौहर को बता चुकी थी और इस वक्त वो यही समझे थे कि काबर की अगले महीने अमेरिका रवानगी के बाइस सफ़िया ने जल्दी रुखसती के लिए कहा होगा। तुम्हारे मुंह पर 12 क्यों बज रहे हैं? भाई चाबियां घुमाओ, कुछ वक्त आगे बढ़े। वो तो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन ज़किया को कुछ भी न सूझ रहा था। भाई कुछ तो बोलो, वो दोबारा बोले। वो शादी तो करना चाहती हैं, लेकिन लेकिन जहेज बहुत मांग रही हैं, हथेली पर सरसों जमा रही हैं। ठीक है भाई, हमें मंजूर है। उस्मान साहब मुतमईन से थे। खबर उन्हें बेहद पसंद आया था। इस दौर में जहाँ अच्छे रिश्तों का फुकदान है, उनकी बेटी को हर लिहाज से मुकम्मिल और बहुत अच्छा शौहर मिल रहा था, और फिर ये रिश्ता तो खुद उनकी झोली में आ गिरा था। ये बात नहीं, ज़किया बहुत बेदिली से बोली। वो पैकर का नहीं, नादिया का रिश्ता मांग रही हैं। नादिया का? अब उस्मान साहब के हैरान होने की बारी थी।
हाँ, पैकर का खामोश रहना काबर को पसंद नहीं आया, वरना शक्लन तो पैकर ही ज़्यादा अच्छी है। ये तो बहुत बुरा हुआ। ठीक है, फिर मना कर दो। बड़ी की मौजूदगी में छोटी को कैसे ब्याहा जा सकता है? गलती तुम्हारी थी। तुमने अपनी ज़बान से पैकर का नाम लेना शुरू किया था। असल में तुम्हारे आजकल के लड़कों के मिजाज के मुताबिक तुम कुछ नहीं जानती। अजीब अजीब ख्यालात रखते हैं, बड़े बड़े मिजाज हो गए हैं। वो मुंह लटका कर बोले। अब जाहिर है माँ जिस अंदाज में सोचती है वही कह सकती है। उनकी आंखों में आंसू भर आए। ज़रूरी भी तो नहीं ज़किया हमारी तरबियत हर एक के मेयार पर पूरी उतरे। हर किसी के सोचने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। हमारे तुम्हारे ज़माने में पैकर सी सीधी सादी लड़कियां सर पर बिठाई जाती थीं। लोग ऐसी बहुओं की तमन्ना करते थे। आज शौक और चंचल लड़कियां पसंद की जाती हैं। बीवी की आंखों में आंसू देखकर वो अपना दुख भूलकर उन्हें समझाने बैठ गए। सफ़िया और खाबर तो शाम को दावत में चले गए। अमरीन और नौरीन सबसे पहले माँ के पास जा पहुंची। फरीन तो पहले ही से बैठी जान खा रही थी। अम्मी क्या कहा सफ़िया खाला ने? एक ही सवाल था। ज़किया तो पहले तो टालती रहीं, फिर लड़कियों की ज़िद के आगे हार मान ली। वो तीनों हैरान परेशान पहले तो सुनती रहीं, फिर हंस दी। जाहिर है उनके लिए ये बात नई न थी। स्कूल कॉलेज के ज़माने में ऐसी बातें सभी लड़कियां सुनती रहती हैं। और फिर नादिया भी तो उनसे बड़ी ही थी। दूसरे उन्हें तो शादी से गर्ज थी। धूम धड़के का शौक़ था। एहसासात और जज्बात की बारीकियाँ भी उनके पल्ले न पड़ी थी। चलो अम्मी कोई बात नहीं, काबर भाई की मर्जी, अल्लाह कितने प्यारे हैं। फरीन ने पहल की। खामोश हो जाओ, खबरदार जो पैकर के कान तक बात पहुंची, मैं आज सफ़िया को मना कर दूंगी। फरीन अभी इतने भारी पेट की मालिक न थी। उसने पहल ही पैकर से की और फिर सब बातें नादिया के कान में फूंक दी। अजीब है काबर भाई, मैं तो बहनोई होने के नाते ज़रा हंसी मजाक कर रही थी, वो तो बिल्कुल ही चौपट हो गए। तौबा है, मैं अब सलाम भी न करूँगी। पहले तो नादिया उल्टी सीधी ज़बान में बकती रही, फिर नौरीन और अमरीन भी मिल गईं। तीनों ने मिलकर खूब सरबतें सुनाई। उनकी बहन कितनी प्यारी थी, कैसी मासूम, खूबसूरत भी और खूबसीरत भी। भला हंसने फूलने से क्या होता है, ये तो पैकरबाजी भी कर सकती थी। वो बेचारी तो शर्म शर्म में जितना बोलती थी वो भी ना बोल सकी, वरना ना तो नादिया आपा ही इतनी शौक है, ना पैकरबाजी गूंगी हैं। मुसलसिल 2 घंटे वो चारों बोलती रहीं और पैकर सोचती रही। पैकर को लम्हा भर के लिए अपने इस घरौंदे का जो बनने से पहले ही टूट गया था दुख तो हुआ था, लेकिन उसे बहन की खुशियों का ख्याल भी था। पढ़ी लिखी थी और कॉलेज में ऐसे सैकड़ों वाक़यात सुन चुकी थी। दूसरे हसास थी। माँ बाप के सरों पर रखे ये नातवा 5 बोझ न जाने कितनी परेशानियों का बाइस बनने वाले थे। इब्तिदा ये हुई थी तो इंतहा क्या होगी, ये सवाल उसके जहन में गर्दिश कर रहा था। वो हकीकतों में ज़िंदा रहने की कायल थी। काबर खूबसूरत था, पढ़ा लिखा, माली एतबार से निहायत मुस्तहकम। माँ बाप इस रिश्ते से इनकार करने वाले थे, किस लिए? सिर्फ उसकी खातिर, कहीं उसे दुख ना हो, मासूम दिल चटक ना जाए, कोई ठेस ना लग जाए, उसकी मुस्कुराहटें न छिन जाएं। वो सोचते हुए खामोशी से बावर्ची खाने में जा पहुंची। ज़किया बावर्ची खाने में काम कर रही थी। सफ़िया और काबर अब तक वापस ना आए थे। अम्मी, मैंने सुना है सफ़िया खाला ने नादिया का रिश्ता मांगा है। वो माँ के नज़दीक जा बैठी। तुम्हें किसने बताया? अम्मा ने घूर कर फरीन को देखा जो काफ़ी की प्यालियाँ ट्रे में रख रही थी। पता चल गया अम्मी, वो हंसी। सच, नादिया और काबर की जोड़ी खूब सचेगी। क्या बत्ती हो, माँ शर्मिंदगी का एहसास लिए बोली, जैसे काबर ने पैकर को ठुकराकर उनकी तरबियत और बेटी की सूरत को चैलेंज कर दिया था। लेकिन इसके लिए वो दुनिया की किसी अदालत में कोई मुकदमा दायर नहीं कर सकती थी। तुमसे पहले इस घर में कोई रिश्ता नहीं हो सकता, वो एतमाद से बोली। नहीं अम्मी, ये पुरानी बातें हैं, पुराने ख़यालात की पैदावार। अच्छी अम्मी, सोचे तो सही, अगर आइंदा भी यही हुआ तो? आखिर कब तक ज़िद करेंगी? और फिर ख्याल आप ही का था। उन्होंने कोई वादा तो नहीं किया था, कोई आस तो नहीं दिलाई थी। आप ही ना जाने क्या सोच बैठी थी। कुछ फहमियाँ अच्छी सही, लेकिन ज़िंदगी इनके सहारे आगे नहीं बढ़ सकती। प्लीज़ अम्मी, मना ना कीजिएगा। आपने मना कर भी दिया तो काबर अपनी मर्ज़ी तो ना बदलेंगे, अलबत्ता आप एक अच्छे रिश्ते से महरूम हो जाएंगी। दलाइल मजबूत थे। हमेशा खामोश रहने वाली लड़की इस अंदाज से सोचती थी। सब हार गए और पैकर हार कर भी जीत गई। इसी माह नादिया ब्याह कर अमेरिका चली गई। लोगों ने बातें बनाई, बड़ी के होते हुए छोटी को ब्याह दिया।
ارے چند دن اور ٹھہر جاتی، بڑی میں ایسا کیا نقص تھا کہ چھوٹی بہن کا رشتہ آیا؟ سینکڑوں منہ ہزار باتیں۔ زکیہ بیٹھ گئیں۔ پیکر ابھی ایم اے کرنا چاہتی ہے، وہ ٹال کر بولی۔ اب کیا حقیقت بتاتی ہیں کہ بڑی کے ہوتے ہوئے چھوٹی کو بیاہتے وقت جو کچھ ان کے دل پر گزری تھی، یا تو وہ خود جانتی تھی یا ان کا خدا۔ پڑھانے سے کیا فائدہ؟ لڑکیوں کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، نہ چہرے پر رونق رہے نہ معصومیت۔ میری مانو تو ہاتھ پیلے کر دو۔ انہوں نے نصیحت جھاڑی تو زکیہ ایک زخمی مسکراہٹ لیے خاتون کو دیکھتی رہیں۔ کوئی اپنا بوجھ ہٹانا نہیں چاہتا، لیکن مجبوریاں بے بس کر دیتی ہیں، ورنہ ایسے مشوروں کی انہیں ضرورت تو نہ تھی۔ وہ خاموش بیٹھی رہ گئیں۔ اس بار جاوید کا رشتہ آیا، لیکن پیکر کے لیے نہیں۔ سچ پوچھیں تو اس نے بھی کسی کو مانگا نہیں تھا۔ ابا کے بھائی کے دوست کا بیٹا تھا، کچھ دنوں کے لیے رہنے آیا تھا۔ شاید معاملہ اس بار بھی لڑکیاں دیکھ کر چھانٹنے کا تھا۔ زکیہ بڑی محتاط سی تھی۔ انہوں نے پہلے ہی فرین اور امرین کو سمجھا دیا تھا۔ ادھر انہوں نے پیکر کو بھی سرسری بتا دیا تھا، بیٹی ذرا جاوید کے کھانے پینے کا خیال رکھنا۔ میری بوڑھی ہڈیوں میں طاقت کہاں، اور دیکھو بات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ دبے دبے لفظوں میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ اس بار بھی گونگی بنی رہی تو معاملہ اٹک ہی جائے گا۔ ان کے خیال میں نادیہ کی شوقی ہی خابر کو لے ڈوبی تھی۔ امرین، نورین، فرین تینوں ہی خوفزدہ سی تھیں۔ یہ تو بہت لیے دیے رہتی تھی، لیکن 24 گھنٹے ایک گھر میں رہنے کے بعد خواہ مخواہ چھپنا فضول ہی تھا۔ نورین نے اس کا حل یوں نکالا کہ اکثر شام میں غائب رہتی، پڑوس کے جنوں سے خود ہی دوستی کر لی تھی۔ فرین اور امرین ٹینس کھیلتی رہتی۔ اس طرح جاوید اور پیکر کے لیے موقع فراہم کرنے کا خوب ڈھنگ نکالا تھا، لیکن ایسا پھر بھی نہ ہو سکا۔ نورین ایک شام واپس لوٹی تو جاوید گیٹ پر ہی مل گیا۔ آپ اکیلے کھڑے ہیں؟ وہ اخلاقاً رک گئی۔ ہاں، سوچ رہے ہیں بوریا بستر باندھ لیں۔ وہ سگریٹ کا سارا دھواں بے تکلفی سے اس کے منہ پر چھوڑتا ہوا بولا۔ کیوں بھلا؟ دل نہیں لگا آپ کا؟ وہ حیران پریشان سی دور ہوتی ہوئی بولی۔ بھئی جب میزبان جان بوجھ کر گھر سے غائب ہو جائیں تو مہمان سمجھتا ہے اب اس کا رہنا فضول ہے۔ نہیں، پلیز یوں نہ سمجھیں، وہ معصومیت سے گھبرائی آنکھیں لیے بولی۔ تو پھر وعدہ کریں کہ آپ آئندہ بھاگنے کا سلسلہ ختم کر دیں گی۔ جاوید نے جھک کر نہ جانے اسے کس انداز میں دیکھا کہ وہ سرتاپا کانپ گئی۔ امی کی ہدایتوں کے مطابق ہی تو کیا تھا اس نے سب کچھ، لیکن اس بار بھی اس کی بہن جہاں تھی وہیں رہ گئی تھی، اور اس بار بھی پیکر دلہن نہ بن سکی۔ نورین نے سنا تو چیخ اٹھی۔ جاوید کے والدین نے اسے مانگا تھا خط کے ذریعے۔ نہیں، میں ایسا ہرگز نہ ہونے دوں گی۔ نہیں نورین، ایسا نہ کرو۔ امی اور ابو کی اور بھی تو پریشانیاں ہیں، یوں اور مسائل بڑھانے سے کیا فائدہ؟ اور مجھے انجینئر پسند ہی کب ہیں، تمہیں تو معلوم ہے۔ اس نے ڈھیروں سمجھایا، لاپرواہ انداز میں ہر دلیل کو ٹھکرا دیا، کچل دیا جو نورین اپنی محبت میں دیے جا رہی تھی۔ آخر نورین تو راضی ہو گئی، پر زکیہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ عثمان صاحب، میری بیٹی کے مقدر کو کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تو 2 اور چھوٹی موجود ہیں، نہ جانے ان کے نمٹنے میں کتنا عرصہ لگے گا۔ میری پیکر تو بوڑھی ہو جائے گی۔ وہ لرزتے انداز میں شوہر کو دیکھتی رہی۔ کیسی باتیں کرتی ہوں؟ بس یوں سمجھو تمہاری بیٹی کے سحری کے پھول کھلنے کا وقت بھی نہیں آیا۔ وہ اداس خود بھی تھے، لیکن آخر مرد تھے، اس لیے اپنی شکستوں کا، محرومیوں کا، دکھوں کا اعتراف اس آسانی سے کس طرح کر لیتے جس آسانی سے زکیہ آنسو بہا بہا کر کیا کرتی تھی۔ کچھ مہینوں بعد ایک رشتہ اور آیا تو زکیہ نے فیصلہ کیا کہ باقی دونوں بہنوں کو سامنے لایا ہی نہ جائے تو بات آسانی سے طے ہو جائے گی۔ ترکیب اچھی تھی۔ نئے لوگ 1 آدھا گھنٹے کے لیے آ رہے تھے۔ زکیہ نے فرین اور امرین کو کمروں کے اندر چھپا دیا۔ وہ دونوں اس بار بے حد مستعد نظر آ رہی تھیں۔ لوگوں کی باتوں، تانے تشروں نے سب کچھ سکھا دیا تھا۔ انہیں بہت دکھ ہوتا تھا جب پیکر کی شادی کے متعلق لوگ عجیب عجیب سوالات کرتے تھے۔ سب کاموں سے فارغ ہو کر وہ دونوں کمروں میں گھس گئیں۔ پیکر کو زکیہ نے موسم کے لحاظ سے ہلکے آسمانی رنگ کا سوٹ پہننے کو کہا۔ بغیر میک اپ کے وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ زکیہ کو ان دامادوں پر فضول ہی غصہ آ گیا جو اسے مسترد کر کے گئے تھے، بے حد بے دردی سے، ظالمانہ انداز میں۔ خواتین کے آتے ہی زکیہ نے پیکر کو بلا بھیجا۔ ارے پیکر تم؟ آنے والی خواتین میں سے اس کی ایک سہیلی بھی تھی۔ باتیں ہوتی رہیں۔ تمہاری اور بھی تو چھوٹی بہنیں ہیں؟ وہ تفصیل سے پوچھنا چاہتی تھی۔ ہاں، 2 چھوٹی بہنوں کی تو شادی ہو گئی، 2 اور ہیں۔ اس میں امرین تو مجھ سے 3 ہی سال چھوٹی ہے۔ وہ بھی اب کے چھپانے کے موڈ میں نہ تھی۔ زکیہ نے جب دونوں چھوٹی بیٹیوں کے چھپنے کے لیے کہا تھا اس نے احتجاج بھی کیا، لیکن ماں کی ضد کے آگے مجبور ہو گئی تھی۔ بلائیے نا چھوٹی لڑکیوں کو، بزرگ خاتون نے زکیہ سے کہا تو ان کا کلیجہ ہی ہل گیا، لیکن اس بار وہ مقابلے کو پوری طرح تیار ہو بیٹھی تھیں۔ اصل میں امرین کو تو کل ٹیسٹ کی تیاری کرنا ہے، اسے تو بس لیٹنے اور پڑھنے ہی کا شوق ہے، اور فرین کھیل کود میں مصروف رہتی ہے۔
پیکر اسی لیے اتنی مصروف رہتی ہیں۔ بہن، لڑکیاں جب تک سسرال نہ پہنچیں اس وقت تک ان کا دل نہیں لگتا کام میں۔ خاتون نے تو جیسے ان کی بات کا نوٹس ہی نہیں لیا تھا۔ نہیں نہیں، ہماری امرین تو ضرورت سے زیادہ ہی پھوڑ ہے، سلیقہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ ذکیہ نے اور نہ جانے کیا کیا بیان کرنا شروع کیا تو پیکر کا دل کٹ گیا۔ معصوم سی بہن پر کیسے الٹے سیدھے الزامات لگ رہے تھے۔ مجبوری تو ماں کی تھی، جان بوجھ کر ایک بیٹی کے لیے دوسری میں کیڑے نکال رہی تھیں۔ اب ایسی بات بھی نہیں، پیکر خاموش نہ رہ سکیں۔ بچپن میں لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، آپ اگر مجھے ملواؤ ان سے، دوبارہ کہا گیا تو ذکیہ خود ہی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ تم بیٹھو، میں لاتی ہوں پیکر۔ وہ باہر نکل گئیں۔ بیٹی، وہ تم دونوں کو بلا رہی ہیں۔ ذکیہ کا چہرہ دکھ سے سفید تھا۔ انہیں ہمارے متعلق کس نے بتایا؟ امرین کچھ زیادہ ہی ڈر گئی تھی۔ پیکر کی کوئی پرانی سہیلی ساتھ آئی ہے، اسے تمہاری یاد آ گئی۔ ذکیہ اس وقت جل بھن بیٹھی تھی۔ آپ کہتے ہیں وہ نہیں آ رہی ہیں؟ امرین نے جلدی سے کہا۔ اب اس طرح نہیں ہو سکتا، وہ خود ہی آ جائیں گی، پرین بولی۔ آخر امرین چلی گئی، پرین بھی ساتھ ہی آ گئی۔ امرین نے اپنی کاہلی شرارتوں کے ڈھیروں قصے سنائے، ماں کے پڑھائے ہوئے سبق کے مطابق گھریلو کاموں سے صاف لا تعلقی کا اظہار کیا، لیکن وہ پھر بھی جاتے وقت امرین کو گلے لگائے کھڑی تھی۔ ہاں، البتہ انہیں شادی کی جلدی نہ تھی، ان کا بیٹا باہر تھا، چھٹیوں میں آنے پر شادی ہونا تھی۔ اس وقت تک وہ ذکیہ کو پیکر کے نمٹانے پر زور دے گئی تھیں، بہت پرخلوص انداز میں، بہت ہمدردانہ لہجے میں۔ ذکیہ کا جواب وہی پرانی سسکیاں اور ٹھنڈی آہیں تھیں۔ آخر پیکر بھی لڑکی تھی، اس دنیا کی مخلوق جس کے اندر جذبات، بغاوت، حرارت، سبھی کچھ تو تھا۔ اس بار حقیقی معنوں میں اس کا دل نہ جانے کیوں بجھ گیا تھا۔ شاید نئے روپ بھرتے بھرتے اس کے احساسات کچل گئے تھے۔ وہ ہنسی بھی، مسکرائی بھی، خاموش بھی رہی۔ دوڑ دوڑ کر سب کا کام بھی کیا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ وہی محرومیاں، وہی ٹھکرائے گئے انداز، وہی بیگانگی۔ خاموش نظریں جھکائے پیکر خاور کے من میں نہ اتر سکی۔ ہنستی مسکراتی جاوید کو ناپسند آئی، اور اس بار بھی اس کا ذہن مختلف انداز میں سوچنے لگا۔ تب وہ ایک دم باغی سی ہو گئی، اور وہ کسی کے سامنے آنے کو تیار نہ ہوتی تھی۔ بالکل ہی دماغ الٹ گیا تھا۔ کم سے کم ذکیہ کو تو یہی لگتا تھا۔ اور جب اس نے بینک میں ملازمت کرنا چاہی تو انہوں نے سختی سے ٹوک دیا۔ نہ بیٹی، بینک میں ملازمت نہ کرنا، خاندان والے کیا کہیں گے؟ رشتوں کے وقت بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ آخری جملہ کہتے ہوئے نرم پڑ گئیں۔ اب کیا بتاتی ہیں، اس کی شادی تو بلا وجہ ہی مسئلہ بن گئی تھی۔ اب تک جو میں نیک بنی رہی تو کون سے رشتے آ گئے؟ پوچھا تو اس نے مسکرا کر ہی تھا، لیکن لہجے کی کڑواہٹ کو ماں سے زیادہ کون محسوس کر سکتا تھا؟ بیٹی کیا کروں؟ ان کی آنکھیں چھلک آئیں۔ مقدر کے فیصلے جو کرتا ہے اس تک میری پہنچ آسان نہیں۔ دعائیں تو بہت کرتی ہوں، لیکن کامیابی کب ہوگی نہیں معلوم۔ دل کا درد آنکھوں میں سمٹ آیا تو وہ بھی شرمندہ ہو گئی۔ واقعی ان کا قصور بھی کیا تھا؟ انہوں نے تو ہر گھڑی بیٹی کا بھلا چاہا تھا، ہر موقع پر جی بھر کر روئی تھیں، لمحہ لمحہ کوشش کی تھی کہ پیکر کے سہرے کے پھول سب سے پہلے کھلیں، لیکن تقدیر ابھی انہیں آزمانا چاہتی تھی۔ قصور پیکر کا بھی نہ تھا، وہ ہر بار اس بے دردی سے ٹھکرائی گئی تھی کہ اب دل میں شاید رتی بھر بھی حوصلہ نہ تھا۔ اس لیے شاید اب وہ سب سے انتقام لے رہی تھی، خود سے بھی، تقدیر سے بھی۔ زندگی تو اللہ کی امانت تھی، لیکن صبر کا پیمانہ چھلک گیا تھا۔ آزمائشوں اور مسلسل آزمائشوں نے اسے کچھ زیادہ ہی گھبرا دیا تھا۔ ماں نے منع کیا، باپ نے سمجھایا، لیکن وہ نہ مانی۔ شاید ضد ہو گئی تھی۔ آخر عثمان صاحب نے خود ہی کسی بینک میں لگوا دیا۔ عہدہ معمولی تھا، کام زیادہ سمجھتے تھے، خود ہی تھک کر چھوڑ دے گی، لیکن وہ بھی بڑی ہمت لے کر آئی تھی۔ کام سے نہ گھبرائی، ہاں البتہ بڑی ریزرو سی رہتی تھی۔ اس سے بڑی عمر کی لڑکیاں بچوں کی طرح نخرے کرتی، ہر آنے جانے والے سے مذاق چلتا، لیکن وہ کسی کا بھی ساتھ نہ دے سکی، البتہ بہل گئی تھی۔ میک اپ میں لطی پتی اس کی ساتھی جب اسے بھی میک اپ کے مشوروں سے نوازتی تو وہ زیر لب مسکرایا کرتی تھی، بس آفس سے آ کر گھر کا کام کیا کرتی تھی۔ شام کو لان میں ٹہلتی، ٹی وی دیکھتی اور رات کھانے کے بعد تھکی اتنی گہری نیند سوتی کہ صبح جب تک ذکیہ جھنجھوڑ کر 3-4 بار نہ اٹھاتی آنکھیں ہی نہ کھل سکتی تھیں۔ انہیں اس پر غصہ بھی آ جاتا تھا۔ خواہ مخواہ نوکری کر رہی تھی، کم سے کم انہیں صبح ناشتہ تو نہ بنانا پڑتا تھا۔ عثمان صاحب کھانے کے معاملے میں نوکروں کی مداخلت برداشت کرنے کے قائل نہ تھے۔ اب وہی بیچاری صبح سے شام تک لگی رہتی تھیں۔ امرین اور فرین تو موڈی تھیں، جب جی چاہا ڈھیروں کام کرتی اور جب جی نہ چاہتا تو ہل کر پانی بھی نہ پی سکتی تھی۔ کسی کو کچھ نہ کہنے والی ذکیہ اب سارا دن غصہ نوکروں پر اتارا کرتی تھی۔ پیکر کے ساتھ انہیں اب محبت کے ساتھ ہمدردی بھی ہو گئی تھی۔ نادیہ اور نورین کیسے مزے سے اپنے شوہروں کے ساتھ دیس دیس گھوم رہی تھیں، اور وہ کہاں بیگ میں سر کھپانے جایا کرتی تھی۔ بھیگی بھیگی پلکیں لیے وہ اپنی بیٹی کو دیکھتی رہتی، جس کے لیے تصور میں تو رشتوں کی قطاریں ہوا کرتی تھی،
حقیقت میں اب تک ایک کلرک کا رشتہ بھی نہ آیا تھا۔ سارا دن ٹھنڈی ٹھنڈی